हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मूल अधिकार। मूल अधिकार क्या होते हैं जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं। एज अ डेमोक्रेसी, जिस देश में लोकतंत्र में देश है, लोकतंत्र है हमारे देश में, तो हमारे फंडामेंटल राइट्स की हमारे बहुत आवश्यकता है। फंडामेंटल राइट्स के बारे में उसके बिना हम जीवित हो ही नहीं सकते हैं। जैसे जल ही जीवन है, जल तो चलो आप शरीर के लिए जरूरत है, लेकिन एज अ बॉडी डेवलपमेंट, एज अ मेंटल डेवलपमेंट, दिमाग का डेवलपमेंट के लिए फंडामेंटल राइट्स की आवश्यकता है। और अब जानेंगे हम फंडामेंटल राइट्स क्या होता है। फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले किस देश में लागू हुआ? फंडामेंटल राइट्स सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन आया। कहां से आया? बिल ऑफ राइट्स। बिल ऑफ राइट्स के तौर पे ये अमेरिकन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आया। फिर इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन जब 1950 में इनेक्ट किया, उसको यहां से अडॉप्ट किया एज अ फंडामेंटल राइट्स। तो फिर पार्ट ये सबसे पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ये फंडामेंटल राइट्स है अंडर आर्टिकल 12 से 35। ये हमने जान लिया ओवरव्यू कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्यों आए, कहां से आए, कितने कौन से आर्टिकल्स में होते हैं, कौन से पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं। अब हम जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बोलते हैं। फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स इसलिए बोलते हैं दोस्तों, अब हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स को हम फंडामेंटल राइट्स ही क्यों बोलते हैं। फंडामेंटल नाम से ही होता है कि मूल, बेसिक। अगर ये राइट्स ना हो तो हम आगे अपने लाइफ के बारे में डेमोक्रेसी के अंडर द डेमोक्रेसी अपने आप को ही खुद ना डेवलप कर पाएंगे। लीडर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, डेमोक्रेसीज आएगा, तो हमको एज ए इंडिविजुअल खुद को भी तो डेवलप करना है, मेंटली, फिजिकली। तो उसमें ये हमारे राइट्स जो अधिकार होंगे उसको हम जानेंगे और फर्दर पॉलिसीज लाएंगे गवर्नमेंट और उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, आगे फिर चलते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में कि क्या है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स को हमने देखा भाइयों की सोर्सेस कहां से आया, यूएस से आया। फिर यूएस किससे आया, प्लेसमेंट कहां है, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशंस में है। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हम सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। इनका ऑब्जेक्टिव है कि ये एस्टैब्लिश करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को। क्या है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी होता क्या है? मान लीजिए कल सरकार आ रही है, कोई पॉलिसीज लाए, कोई लॉज लाया, कोई लॉज आए हैं सरकार ने, और उन्होंने बोला कि कल आपको उस जगह पे जाकर के सेटल नहीं होते हैं। आप मान लो झारखंड में रहते हैं, कल आपको बोला कि आप बंगाल जा रहे हो, बंगाल विजिट नहीं कर सकते हो, बंगाल में घर नहीं बना सकते हो, बंगाल में बिजनेस स्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। तो ये तो एक तरह के आप पे जबरदस्ती हुआ ना, जबरदस्ती आप पे किया जा रहा है कि आप यहां नहीं जा सकते हो, वहां नहीं जा सकते हो। ये तो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट में होता है कि आपको फोर्सफुली कहीं रखा जा रहा है, फोर्सफुली आपको ये बोला जा रहा है कि यहाँ कैद रहोगे, यहाँ ये रहेगा। लेकिन वहीं पे आता है हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज डी, बोलता है कि राइट टू रिसाइड एट एनी प्लेस, राइट टू रिसाइड एट एनी प्लेस, राइट टू ओपन योर बिजनेस एट एनी प्लेस, राइट टू सेटल एट एनी प्लेस। ये कहां दिया हुआ है? 19 क्लॉज 1 और क्लॉज डी में। यही चीज जब कोई पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर रहा है, जिससे नया गवर्नमेंट आ रही है, गवर्नमेंट कोई लॉज ला रही है, और वो उस लॉज के अंतर्गत कुछ ऐसा लॉज ना ले आए जो आपके मूल अधिकारों का दोहन करे, इसलिए ये प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स में। और ये अल्टीमेटली यही स्टैब्लिश करता है हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, और ये टारगेट गवर्नमेंट एग्जैक्टली ये क्या कर रहे हैं? इन्फ्रिंज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को किसी ना किसी चीज से रोका जा रहा है, लिमिटेड गवर्नमेंट को लिमिट कर रही है, लिमिटेड गवर्नमेंट को स्टैब्लिश कर रही है, इसे इस तरीके से भी बोलते हैं। फर्दर इनका अप्रोच क्या है? नेगेटिव इंजेक्शन। नेगेटिव इंजेक्शन मतलब ये आपको रोक रही है, कुछ पॉलिसीज ला करके, मतलब नई नई नियम कानून ला करके सरकार को इस तरीके से बोल रही है कि कहीं ना कहीं उसको रोका जा रहा है कि आप ये नहीं करेंगे, आप वो नहीं करेंगे, जिससे किसी भी इंसान, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी सिटीजन्स को किसी भी तरीके से उनको प्रॉब्लम हो, उनके सिटीजन्स का हार्मफुल इन्फ्रिंजमेंट हो, उसको रोका जा रहा है। यही है नेगेटिव इंजेक्शन। जस्टिसिएबल है, क्या होता है मतलब जस्टिसिएबल का मतलब कि कल जाकर के मान लो आपके सरकार, आपके कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का गवर्नमेंट आपके कंट्री में आया, वो कुछ लॉज ले आए, तो वो बोलते हैं कि ये आप ये नहीं कर सकते हो। तो क्या हो रहा है? इसका मतलब आपके राइट्स का खनन हो रहा है। राइट्स का जब खनन हो रहा है तो इनको प्रोटेक्ट कौन करेंगे? इनको प्रोटेक्ट करती है हमारी जुडिशियरी। इसीलिए इसको बोलते हैं इट इज जस्टिसिएबल इन कोर्ट्स। कोर्ट्स में आप उसके लिए गुहार लगा सकते हैं, और इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 32 में, जिसको बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। सुप्रीम कोर्ट के पास आप डायरेक्टली अंडर आर्टिकल 32 जा सकते हैं कि हमारे इस फंडामेंटल राइट्स का खनन हुआ। और अंडर आर्टिकल 226, अंडर आर्टिकल
226। आप हाई कोर्ट के पास, नियरेस्ट हाई कोर्ट जो आपके स्टेट का है, से फॉर एग्जांपल आप पंजाब में रहते हो तो आप हरियाणा हाई कोर्ट में जा सकते हो, आप बिहार में रहते हो तो पटना हाई कोर्ट में जा सकते हो कि हमारे इस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट का खनन हुआ है, आप हमारा सॉल्यूशन दीजिए। तो यही है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, और इसी को बोलते हैं इट इज जस्टिसिएबल इन कोर्ट्स। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स को हम देखेंगे। आखिर हम फंडामेंटल राइट्स को जान लिया कि क्या होता है, कहां से आया, क्या ही इनका काम है। ये एक तरह का डेवलपमेंट पॉलिटिकल और सिविल डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करती है। फिर अगर कहीं पे खनन होता है, इन्फ्रिंजमेंट होता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट आकर के नया लॉज ले आती है, तो फिर इसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिड्रेशल मैकेनिज्म होना चाहिए ना। तो उसको हमने पढ़ लिया। अब हम एग्जैक्टली देखते हैं कि बेसिक्स कहां से स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में। इसी में प्रॉपर पूरा पैरामीटर्स दिया हुआ है कि क्या होते हैं, कितने तरह के फंडामेंटल राइट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, हर जितने पैरामीटर्स को कवर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन करती है। और एक फैक्ट बताना चाहता हूं दोस्तों, इतने विस्तार तरीके से, इतने अच्छे तरीके से, इतने बेसिक तरीके से किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से दर्शाया नहीं गया है, जो हमारे देश के महानुभाव, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के फार साइटेड लीडर्स थे जो इन्होंने लाया। और हम उसके, आपको पता है कि उनके देवता कौन है, बी आर अम्बेडकर जी। अब हम आगे पढ़ेंगे। और अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम पढ़ेंगे कि आर्टिकल 12 से लेकर के 35 में हमारा फंडामेंटल राइट्स का व्याख्या कैसे दिया गया है। ठीक है, और सबसे पहले आर्टिकल 12 से जो स्टार्ट होता है, तो आप ही सोचो ना कि फंडामेंटल राइट स्टार्ट हो रहा है तो किसके अगेंस्ट है। हमने अभी पढ़ा दोस्तों, हमने अपने बच्चों हमने पढ़ा ना अभी, स्टेट के अगेंस्ट है, स्टेट के अगेंस्ट है। तो स्टेट क्या होता है? स्टेट सबने पढ़ा होगा कि हमारे देश में राज्य होते हैं। अरे तो वो स्टेट राज्य के बारे में नहीं याद दिया गया। स्टेट जिस पर्टिकुलर बॉडीज, ऑर्गेनाइजेशन, बॉडीज, एसोसिएशन के अगेंस्ट में आप जा करके किसी भी कोर्ट में केस करोगे, वही होता है स्टेट। स्टेट का ही डेफिनेशन दिया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, अब स्टेट के बारे में हम थोड़ा जानेंगे दोस्तों, क्या होता है स्टेट। थोड़ा बेसिक एकदम ब्रीफ में है, ब्रीफ में हम जानेंगे कि स्टेट क्या होता है। 4 चीज आपने दिमाग में रख लेना है। ये 4 चीज आप कभी भी दिमाग में रख लिए तो स्टेट का पूरे जीवन में, मृत्यु तक स्टेट का डेफिनेशन नहीं भूलोगे। और एक और फैक्ट चेक दे देना चाहता हूं, हमारे यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में स्टेट का एज इट इज 4 ऑप्शन की तरह डेफिनेशनल क्वेश्चंस आया था। ये 4 चीज आपने पकड़ लिया तो वो क्वेश्चंस आसानी से आप कर सकते थे और 2 मार्क्स आपको आसानी से मिल सकते थे। देखो, आप जानते हैं स्टेट क्या है। पहला गवर्नमेंट, दूसरा सॉवरेनिटी, तीसरा टेरिटरी, ठीक है, पीपल। आपके पास स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए, सॉवरेनिटी होना चाहिए, ताकि कोई इंटरनल आपको फोर्सफुली कोई ना बोले कि आपको क्या करना है, एक्सटर्नली कोई कंट्री आकर के आपको ये ना बताए कि आपको क्या करना है। वी आर वेरी मच इंडिपेंडेंट टू डू आवर ओन टास्क। गवर्नमेंट इज कैपेबल ऑफ डूइंग दिस टास्क, दैट्स व्हाई आवर कंट्री इज इंडिपेंडेंट कंट्री। हियर इट इज सोवरेनिटी। एंड टेरिटरी, वी हैव स्टेबल टेरिटरी। अगर हमारा टेरिटरी स्टेबल डिफाइंड ना हो तो हाउ कुड वी बी नोन एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री? दैट्स फॉर श्योर ना फ्रेंड्स। तो अब पीपल, अरे तो किसी देश में एक टेरिटरी डिफाइंड है, स्टेबल गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है, कोई आकर के हमें ये नहीं बता सकता कि हमें करना क्या है, तो वहां कुछ लोग रहने वाले भी तो होने चाहिए, तभी ना एक कंट्री स्टैब्लिश होगा। एग्जैक्टली वहीं पीपल का डेफिनेशन आता है। ये जब चारों चीजें मिल करके एक एरिया को डिफाइन कर रही है तो इसी को बोलेंगे स्टेट। आया समझ में फ्रेंड्स? यही होता है स्टेट। तो फिर स्टेट, अब से फॉर एग्जांपल है कि एक एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं कि इन्फोसिस एक कॉर्पोरेट कंपनी है, गवर्नमेंट की एफिलिएटेड कंपनी नहीं है, लेकिन इन्फोसिस कल जाकर के किसी अपनी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में कुछ गलत फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट में जाती है, तो क्या उसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट्स का दोहन करने के खिलाफ केस कर सकते हैं? 2 केसेस हैं, कर सकते हैं। पहला केसेस है कि अगर इन्फोसिस वो वर्क पब्लिक डिपार्टमेंट, पब्लिक गवर्नमेंट के कोई वर्क को कर रही है, से फॉर एग्जांपल कोई आधार के कोई सॉफ्टवेयर को अपडेट कर रही है, सॉफ्टवेयर को बना रही है, तो दिस इज समथिंग कॉल्ड अ पब्लिक टास्क एंड इट इज डिफाइंड अंडर द आवर
आरटीआई, सो दैट कि अगर इन्फोसिस के अंडर में भी हम केस कर सकते हैं, लेकिन जब वो कोई पब्लिक कार्य कर रही है सरकार के अंडर में, अगर पब्लिक कार्य नहीं कर रही है, वो अपने कॉर्पोरेट के रिलेटेड कोई कंपनी का काम करे, तब उसके अगेंस्ट में नहीं आएगा, तो वो स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। बस इतना काफी है। स्टेट क्या होता है, स्टेट के एग्जांपल्स की तरह मैंने बता दिया। ये आर्टिकल 12 में है, 13 में कि कोई लॉज, आर्टिकल 13 में क्या है भैया, आर्टिकल 13 में कि कोई लॉज, अगर सरकार के कोई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ऑर्डर्स फंडामेंटल राइट्स के दोहन कर रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उस पर्टिकुलर लॉज को तुरंत अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर उसके अलावा कोई भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, से फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस सेक्शन के अंडर में 10% रिजर्वेशन जनरल कैटेगरीज इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को दिया जा रहा है, तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टेलिंग अबाउट कि इट डजंट कम्स अंडर द डेफिनेशनल लॉ विच कम्स अंडर आर्टिकल 13। दैट्स वाई कि हम आर्टिकल 13 के अंडर में वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर रहा, वो अदर जुडिशियल रिव्यू के अंडर में अंडर द आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में उसके खिलाफ केस करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 समझ लिया, आर्टिकल 13 समझ लिया। अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, दैट्स वी नो अबाउट। अब हम आगे चलते हैं, देख लो, देखिए आर्टिकल 14 से राइट टू इक्वालिटी, 14 से 18 के बारे में हम जाते हैं। 14 आता है हमारा रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। एविड आईसी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर, जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था आर्टिकल 14 में रूल ऑफ लॉ, इसके बिहाफ में क्या आता है, 2 चीजें आती है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या होता है, कोई भी, अगर हम एक इंसान है और दूसरा इंसान है, कोई भी बिलोंग करता है, तो एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज होना चाहिए। कोई भी इंसान को एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटी रूल ऑफ लॉ के इक्वली ट्रीट किया जाएगा और किसी को एडवांटेज या प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा कंपेयर टू द सेम पीपल सिटिंग अराउंड हिम। ठीक है, यही होता है भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, फिर सेकंड चलते हैं इक्वल प्रोटेक्शंस ऑफ लॉ। से फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए 2 इंसान हैं, अरे 2 इंसान जब आगे बढ़ रहे हैं तो उनका लाइन ही तय नहीं है, एंट्री पॉइंट ही सेम नहीं है, तो फिर उसको सेम कैसे ट्रीट किया जाए। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बोला जाता है लाइक ट्रीटेड अलाइक, मतलब सेम पोजीशन में बिलोंग करते हैं तो उनको सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी दिए जाएंगे कि अगर 2 व्यक्ति सेम लाइन से अगर क्रॉस नहीं कर रहा है, उनका कहीं ना कहीं दोनों के इंसान के लेवल ऑफ प्रिपरेशन, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेवल ऑफ सोसाइटी डेवलपमेंट अलग अलग है, प्रिविलेज नहीं है, तो उनको अलग अलग ट्रीट किया जाएगा। यही है, एक्सेप्शनल केसेस में पढ़ेंगे, ओवरव्यू 14 का यही है। फिर आगे चलते हैं 15। हम 15 में स्पेसिफिकली स्टेट को रोका जाता है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। किन चीजों में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, 5 चीजें होती है। क्रिस्प, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्रिस्प बोलते हैं। क्या है क्रिस्प, कास्ट, रेस, रिलीजन, सेक्स, कोई भी लिंग जो अगर पुरुष है स्त्रीलिंग है उसमें नहीं किया जाएगा, और प्लेस ऑफ बर्थ, यहां आप देख सकते हो। इन 5 में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, सिर्फ 5 में ओनली बोला जाता है। आप बेयर एक्ट पढ़ोगे तो उसमें ओनली बोला, इसके अलावा सरकार डिस्क्रिमिनेट कर सकती है। हम एग्जांपल देखेंगे आगे कि डोमिसाइल्स बने जाते हैं दूसरे सरकारों में। उस डोमिसाइल में बोला जाता है कि आप बिहार से बिलोंग करते हो तो तभी आपको यह एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। वो कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केसेस में 15 में आते हैं। यही है 15 का ब्यौरा। अब 16 में चलते हैं दोस्त। ये दिस इज समथिंग द गवर्नमेंट इज गिविंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द पीपल अराउंड, that is also coming from the vulnerable sections of the society, though it's women, children or belonging to the vulnerable section of the society। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि आप कुछ जो सब इतना बड़ा डिबेट जो चलता है कि रिजर्वेशन का अगर मूलभूत डिस्क्रिप्शंस बोला जाए, जो हमारे एक प्रॉपर ब्यौरा तरीके से दिया गया है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 में पब्लिक इंप्लॉयमेंट को दिया, पब्लिक इंप्लॉयमेंट के अंडर। अब जैसे एक एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 15 में कि अगर किसी स्कूल्स में एडमिशंस ले रहे हो तो एडमिशंस लेने के लिए भी कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ सीट्स जो रिजर्व्ड होती हैं, वो आर्टिकल 15 के क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 में हम आगे पढ़ेंगे। जब हम एक्सप्लेनेटरी मोड में चलेंगे, हर फंडामेंटल राइट्स को एक एक करके लेंगे, तब हम देखेंगे। 16 में हमने देखा कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार ला सकती है। लेकिन देयर इज दिस वन एक्सेप्शन, गवर्नमेंट कैन नॉट क्रॉस द 50% मार्क। 50% मार्क से इसको क्रॉस नहीं किया जाता है, विच इज गिवन इन इंदिरा साहानी जजमेंट, दैट इज मंडल केस। क्लियर?
अब आगे पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 16 पढ़ लिया हमने, आर्टिकल 17 जाएंगे। आर्टिकल 17 में क्या है? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले जमाने में हम देखते थे कि अनटचेबल्स, जो छुआछूत की बहुत सारे सामाजिक कुरीतियां, जो सोशल इश्यूज चलती थी, उनको हटाने के लिए आर्टिकल 17 में आया था एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। वो जो कुछ ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है, सेल्फ एग्जीक्यूटरी है। पॉलिसी सरकार ला करके बोलते हैं कि आप किसी भी अनटचेबल्स के साथ गलत बिहेव नहीं करोगे, अनटचेबिलिटी एज ए अनटचेबिलिटी फिनोमेना को भी किसी तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करोगे। आर्टिकल 18 चलते हैं। आर्टिकल 18 में कि द गवर्नमेंट इज केम थ्रू अ न्यू इनिशिएटिव, दैट इज कि अगर आप कोई भी टाइटल, जैसे पहले होते थे राजा, महाराज धीराज, राजा के बेटे, युवराज, ये वो, इस तरह के टाइटल्स, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आफ्टर ऑक्युपाइंग द इंडिपेंडेंस ऑफ दिस कंट्री, एवरी पीपल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। दैट्स व्हाई द गवर्नमेंट केम विद द आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। कोई भी टाइटल्स का हकदार नहीं होगा। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शन एकेडमिक टाइटल्स, दैट्स अगर आप किसी ने पीएचडी किया है तो आप डॉक्टर अज्यूम कर सकते हो। मिलिट्री टाइटल्स, ब्रिगेडियर्स, कर्नल्स, किसी तरह के मिलिट्री टाइटल्स उसको भी आप रख सकते हो। ये दो एक्सेप्शन है, बाकी किसी तरह के टाइटल्स आप नहीं रख सकते हो। ये आर्टिकल 18 में था। आर्टिकल 19 चलेंगे। आर्टिकल 19 इज वन ऑफ दोज article fundamental rights of our constitution which literally defines a lot of things that a person has to apply on himself to develop its mental ability। अब क्या है कि इसमें 6 सब आर्टिकल्स है। एक 7वां भी था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में, राइट टू प्रॉपर्टी। आप किसी तरह का प्रॉपर्टी को ऑक्युपाई रख सकते हो, अपना प्रॉपर्टी के क्लेम को साबित कर सकते हो, उसको हटा दिया गया अंडर द केशव नंदा भारती केस। हम डिस्क्रिप्शंस में चलेंगे तो इनको अच्छे तरीके से संदर्भ में कंटेक्चुअल स्टोरीज की तरह मैं बताऊंगा। फिलहाल चलते हैं। पहला आर्टिकल है टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आप कुछ भी अपने मन में चल रहा है, किसी भी तरह के वक्तव्य, किसी तरह का ज्ञान आप हासिल किए हो, तो आप अपने वक्तव्य और ज्ञान को कहीं ना कहीं पेश कर सकते हो। That is exactly what explains about the right to speech and expression. To assemble peacefully and without arms, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, कहीं भी जा करके आप असेंबल हो सकते हो विदाउट आर्म्स। आर्म्स के थ्रू नहीं। आपको जैसे हम कहीं भी आप देखते हो आंदोलन करते हैं तो बैठ करके आंदोलन कर सकते हैं ना। दिस इज एग्जैक्टली राइट टू पोजीशंस। स्ट्राइक, राइट टू स्ट्राइक डजंट कम्स अंडर द आर्टिकल 19, बट इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन हम बढ़ेंगे। फिर आ गया थर्ड हमारा इसमें, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यूनियन बना सकते हो। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया के अंडर में कहीं भी घूमना फिरना, कहीं भी जा सकते हो। आउटसाइड ऑफ इंडिया, दैट इज विच कम्स अंडर द आर्टिकल 21, उसमें हम पढ़ेंगे। एंड द लास्ट इज टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप कहीं भी जा सकते हो, सेटल हाउस हो सकते हो, बिजनेस खोल सकते हो, विच इज द लास्ट बट नॉट द लिस्ट विच इज गिवन इन आर्टिकल 19, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फिर आगे चलते हैं। आर्टिकल 20, Article 20 is Article 20. In fact, Article 21 is as well. It is something, those articles and fundamental rights of the Constitution which never ever being inviolated. कभी भी ये खत्म नहीं होता, even in terms of the national emergency. उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। सिंपली अभी जान लेते हैं कि अगर आपको किसी तरीके से कन्विक्ट कर दिया गया है, उस कन्विक्शंस के बाद कहीं भी जेल में डाल दिया गया है, आपके पे केस सुना दिया गया, ट्रायल चलने के बाद आपको कन्विक्ट कर दिया है, उसके बाद आपके एज अ प्रिजनर आपके पास क्या क्या प्रोटेक्शंस हैं, विच इज एक्चुअली गिवन इन आर्टिकल 20, कन्विक्शंस ऑफ ऑफेंसेस। इसके डिस्क्रिप्शंस को हम आगे पढ़ेंगे। फिर आर्टिकल 21 में चलते हैं, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इसके अंडर में कुछ क्या बोलते हैं उसको कि अच्छे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के आए हैं, जिसमें मेनका गांधी केसेस हुए हैं कि आप किसी कंट्री में जा सकते हो, नहीं जा सकते हो अपने, डज दैट कम्स अंडर द पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। ये इस तरह का एक प्लेथोरा ऑफ फंडामेंटल राइट्स है जिसके अंडर में बहुत सब राइट है। रिसेंट का अगर एग्जांपल दूं तो राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, विच इज ऑल्सो कम्स अंडर द आर्टिकल 21। ठीक है, ये बहुत प्लेथोरा ऑफ राइट्स है, इसके बारे में डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम पढ़ेंगे। पुट्टा स्वामी जजमेंट भी आया था, जिसको राइट टू प्राइवेसी, आप रिपीटेड क्वेश्चंस आप देख सकते हो यूपीएससी के एग्जाम्स में या किसी भी पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंडर में कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल्स के अंडर में आते हैं, ऑब्वियसली अंडर द आर्टिकल 21। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, आर्टिकल 22, अरेस्ट एंड डिटेंशन। इससे पहले मैंने बताया था 20 के अंडर में कि आप कन्विक्ट कर गए हैं, उसके बाद जो प्रोटेक्शन चाहिए वो आता है आर्टिकल 20 के अंडर में। लेकिन अगर कन्विक्शन ही नहीं हुआ है, सिर्फ आपको अरेस्ट कर दिया गया है, कुछ वारंट ला करके, कुछ किसी भी तरीके से सिर्फ आपको पुलिस आपके घर में आके अरेस्ट कर गई, उस टाइम पे आपके पास क्या प्रोटेक्शन है, दैट इज एग्जैक्टली गिवन इन द आर्टिकल 22, अरेस्ट एंड डिटेंशन। आगे चलते हैं हम 23-24 एक्चुअली डिफाइंस अबाउट द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी चाइल्ड लेबर है, कोई भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, किसी तरह का कि कोई भी फोर्स्ड लेबर हो रहा है, किसी को जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी, एक आपने सुना होगा अपने गांव में कि बंधुआ मजदूरी होता था, विदाउट हैविंग एनी रिनमरेशंस दे आर फोर्सिंग यू टू डू सम वर्क।
how this is possible in a particular country which thrives on democracy, which literally are examples of democracy which defines the freedom. Exactly, that is the protection given in under article 23 and 24. अब आगे चलते हैं 25 आर्टिकल 20 अंडर द आर्टिकल 25 टू 28 दैट इज एग्जैक्टली गिवन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी धर्म के मानने वाले हो, इसमें कॉन्सेप्ट आता है, थोड़ा ब्रीफ में मैं बताऊंगा इसके बारे में, बहुत इलेबोरेटिव वे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि सेकुलरिज्म क्या होता है। तो अंडर आर्टिकल 25 एंड 28 मतलब इन द गिवन पैरा ऑफ द 25 एंड 28 we actually our Indian secularism defined in this particular article in a implicit manner. Secularism, the word as a secularism is not explicitly given in our constitution, but these particular articles implicitly defines secularism, Indian secularism, कि हमारा कोई भी सरकार किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट करती है, ना फॉलो करती है, ना प्रोपगेट करती है, और सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है। दिस इज हाउ आवर कंट्री defines secularism and this is how we as a country thrives on unity in diversity। आपने कॉन्सेप्ट चला होगा, अनेकता में एकता, एग्जैक्टली ये हमारे 25 से 28 में डिफाइन किए जाते हैं। तो 25 इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ रिलीजन को डिफाइन करता है, 26 कम्युनिटी रिलीजन एज अ ग्रुप रिलीजन को डिफाइन करता है, 27 में हम जानते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर किसी भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को फीस वगैरह कलेक्ट या टैक्स नहीं लगेंगे। 28 में फर्दर हम जानेंगे कि कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अगर किसी भी स्कूल्स में देने हैं तो वो भी आप कैसे दे सकते हो, क्या नहीं दे सकते हो, किसके खिलाफ में प्रोटेक्शंस है। फिर आर्टिकल 29 एंड 23 30 में अगर मान लीजिए कोई माइनॉरिटीज ग्रुप है, उनको भी तो अपना कल्चर प्रोटेक्ट करना है ना, अपना लैंग्वेज प्रोटेक्ट करना है। वो हाउ द पीपल बिलोंगिंग फ्रॉम द ट्राइबल कम्युनिटीज, ट्राइबल इंडिविजुअल्स, दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देयर लैंग्वेज। एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज एबोरिजिनल्स, वो ओरिजिनल्स हैं, यहीं पे बिलोंग करते, तो उनका थाउजेंड एंड थाउजेंड ईयर्स ऑफ रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, अपने ट्रेडिशनल राइट्स हैं। हाउ दे आर गोइंग टू एग्जैक्टली प्रोटेक्ट देयर राइट्स? That is exactly the right, the protection is given under the article 29-30। अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एस्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं, कुछ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इसमें एस्टैब्लिश कर सकते हैं। There is this plethora of rights which is comes under the 29 and 30। That is exactly what we going to explain in the further lectures। And further, last but not the least, article 32। This is something called the soul of our constitution। Why it is called heart and soul of our constitution, which is exactly defined by our so-called constitutional maker, the chairman of the drafting committee of our constitutional assembly, Sir B.R. Ambedkar। क्यों ऐसा बोला गया कि ये सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर है? क्योंकि अगर जितने भी हमने यहाँ से 12 से लेकर के 30 तक फंडामेंटल राइट्स पढ़े हैं, उनको प्रोटेक्शन करने का पूरा डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 32 में दिया गया है। हाउ द पीपल ऑफ दिस कंट्री, कॉमन पीपल ऑफ दिस कंट्री हु डजंट नो अ सिंगल वर्ड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, हु डजंट नो इवन नो अबाउट द व्हाट इट डज एग्जैक्टली कंस्टिट्यूट्स द फंडामेंटल राइट्स, इफ दे आर गोइंग if the fundamental rights of that particular individual is going to be violative, they are going to be protected under article 32। how exactly this is going to happen? Under article 32, the people whose rights, fundamental rights are going to be violated, they are directly reached to the Supreme Court। उन्हें कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। They are just go directly, they have the right to go to the Supreme Court, और वो दरवाजा खटखटा के बोलेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का दोहन किया, आप प्रोटेक्ट करो। ठीक है, आर्टिकल 22-226 भी आता है जिसके अंडर में हाई कोर्ट not the fundamental rights they are going to protect, there are other rights as well which is they are going to protect। इसलिए बोलते हैं कि द रिट्स ऑफ द हाई कोर्ट्स आर वे हायर, वे ग्रेटर देन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ओके, तो इसमें 4-5 ब्रीफ में बताऊंगा मैं कि 5 तरह के तरीके हैं, क्लासिफिकेशन 5 तरीके के रिट्स को किया गया है, जिसके अलग अलग फिनोमिना को आप कैसे कैसे जाके प्रोटेक्शन ले सकते हो। हैवियस कॉर्पस, पहला हैवियस कॉर्पस है, इसके बारे में देखिए हम पढ़ेंगे आगे। हाँ देखिए, हमारा हैवियस कॉर्पस में अगर आपको इलीगली डिटेन किया गया है तो फिर प्रोटेक्शन कैसे ला सकते हो। मैंडामस में है कि मैंडामस में कोई पब्लिक अथॉरिटी किसी तरह का ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रही है तो उसको जबरदस्ती कैसे जुडिशरी आकर के बोल सकती है। प्रोहिबिशन स्पेशली अवेलेबल टू द जुडिशरी, जो कोई जुडिशरी अपना जुडिक्शन को बढ़ा करके किसी केस को अपने अंडर में ला करके किसी तरह का जजमेंट दे देती है तो उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट करेगी। सर्च्योररी में वही है कि किसी भी जुडिक्शन के खिलाफ केसेस अगर सुना देती है
है, तो फिर हायर कोर्ट कैसे आकर के बोलती है अक्वो ओरांटो। कोई पब्लिक ऑफिशियल्स बिना अपने किसी क्वालिफिकेशंस के पब्लिक ऑफिशियल्स को ऑक्युपाई करके रखी है, तो उनको कैसे प्रोटेक्ट करेगी किसी भी सिटीजन इंडिविजुअल को। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन विथ अ प्लेथोरा ऑफ एग्जांपल्स आई हैव गिवन टू दिस लेक्चर्स इन अ फंडामेंटल राइट्स। और इसके बारे में विस्तार से हम आगे और भी लेक्चर्स में एक माइन्यूट एग्जांपल्स की तरह जानेंगे। थैंक्स फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर्स। हम आगे बढ़ते हैं।